हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेमलता अपने कमरे में अकेले बैठी होती है। तभी उसकी बहू रिद्धि बड़े गुस्से में बाहर से अपने घर वापस आते ही अपनी सास प्रेमलता के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? मेरी शादी को इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी आपने आज तक मेरी मुंह दिखाई नहीं करी। कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए हम, क्यों? और ना ही कोई हमारे घर आता है। आपने शादी भी मंदिर में करवा दी। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ कि आप सबसे ऐसे दूर क्यों भागती हैं? आपको किस बात का डर है माँ जी? बोलिए। ठीक है बहू, आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। ऐसा क्या हुआ था प्रेमलता के साथ जो वो ये सब करती थी? किस चीज का डर था उसे? क्यों वो हमेशा सबसे दूर रहती थी? क्यों वो अपनी बहू रिद्धि के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी? आखिर वो अपनी बहू को क्या बताने वाली थी? इन सब के बारे में जानने के लिए चलिए कहानी के थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रेमलता बहुत ही अच्छी और बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने अपनी स्टडी भी दिल्ली के टॉप कॉलेज से की थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, मानो किताबों में ही उसकी दुनिया थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन प्रेमलता कुछ समय अकेले बिताने के लिए मनाली घूमने जाती है, जहां स्टेशन पर वो एक संजय नाम के लड़के से टकरा जाती है और उनके बैग्स एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके चलते वो फिर मिलते हैं। और दूसरे बार मिलने पर प्रेमलता को पहली बार कोई अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किताबों से ऊपर उठकर कुछ और नहीं देखा था। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों एक दूसरे से रोज मिलना शुरू कर देते हैं और एक साथ मनाली भी घूमते हैं। एक रात में जब वो होटल के कमरे में बैठी फोन चला रही होती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो संजय को कॉल करके अपने कमरे में बुलाती है और संजय जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि प्रेमलता कैंडल लेकर खड़ी है, जिस पर वो कहता है, क्या हो गया तुम्हें? इतनी रात को कॉल करके क्यों बुलाया? देखो ना संजय, लाइट चली गई और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके बुला लिया। तो कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा किया बुलाकर। मैं वैसे भी कमरे में बहुत बोर हो रहा था। अब तुम्हारे साथ अच्छा समय निकल जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो तो बस मुझे अंधेरे से डर लगता है और मौसम भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी हेल्प ली है बस। मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, इसी बहाने तुम्हारे साथ कुछ टाइम और रहने को मिलेगा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी एक मिनट के लिए ना छोड़ूं। अच्छा जी, लेकिन ये ज्यादा हो गया कुछ। प्रेमलता और संजय कमरे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी प्रेमलता की नजर खिड़की पर जाती है और वो देखती है कि बारिश शुरू हो गई है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी संजय भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और दोनों बड़े प्यार से मनाली की बारिश को देखते हैं और उसे महसूस करने लगते हैं। तभी दूर आसमान में जोर की बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज सुनकर प्रेमलता बहुत डर जाती है और अपने करीब खड़े संजय के और करीब आ जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब प्रेमलता की आंख खुलती है तो उसके पास कोई नहीं होता। वो पूरे होटल में संजय को ढूंढती है और स्टाफ से पूछने पर पता चलता है कि वो वहाँ से जा चुका है। कुछ समय बाद प्रेमलता भी अपने घर वापस आ जाती है और देखती है कि सब लोग शादी की तैयारी में लगे हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है और अपनी माँ से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ये तैयारियां उसी की शादी की है, जिस पर वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ समय बाद उसकी दोस्त रुचिका वहाँ आती है और प्रेमलता उसे देखते ही रोते हुए कहती है, रुचिका, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी शादी तय करने से पहले एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब मैं क्या करूँ? क्या बात कर रही है? वो कौन है? तू कब मिली उससे? मैं अभी कुछ दिन पहले मनाली ट्रिप के लिए गई थी, जहाँ मैं उस लड़के से मिली थी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ उसी के साथ शादी करूँगी। ओके, बट वो है कहाँ? रहता कहाँ है? कुछ पता है तुझे एड्रेस? नहीं यार, ये सब पूछने का तो टाइम ही नहीं मिला।
तो कैसे ढूंढेगी उसे? देख, तू पागल मत बन। तेरे घर वालों को पता चला ना तो तुझे काट कर फेंक देंगे। जो कुछ भी हुआ तू उसे भूल जा एक सपने की तरह और अपनी लाइफ में आगे बढ़ प्रेमलता, प्लीज। अपनी फैमिली और उनकी इज्जत का सोचकर प्रेमलता अपनी दोस्त रुचिका की बात मान लेती है और संजय को भूलने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, साथ ही उसकी तबीयत भी दिन पर दिन खराब होने लगती है। तभी एक रोज अचानक वो बेहोश हो जाती है और उसके सभी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां जांच के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनते ही उसके और उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद सभी लोग प्रेमलता को बहुत खरी खोटी सुनाते हुए उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये सब देखने और सुनने के बाद प्रेमलता को कोई रास्ता समझ नहीं आता। तभी वो अपने दोस्त रुचिका की मदद लेकर दोबारा से मनाली जाती है और वहाँ के होटल से संजय का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि वो किसी औरत के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा है। बातें करते हुए उसकी नजर गेट पर जाती है और प्रेमलता को वहाँ देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो किसी बहाने से बाहर निकलकर उसे साइड में ले जाकर कहता है, तो तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? संजय, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं मनाली से वापस आई तो मेरी शादी की तैयारियाँ चल रही थी। उसी बीच मुझे इन सब के बारे में पता चला। साथ ही सबको पता चल गया। मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब बस तुम्हारा ही सहारा है। प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। प्लीज अपनी तरह मेरी लाइफ भी खराब मत करो। जाओ यहाँ से। संजय की तरफ से भी ठुकराने के बाद प्रेमलता के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसके घर वालों ने पहले ही उससे अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। वो अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और समय के साथ प्रेमलता भी धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेती है और अपने बच्चे को ही अपने जीने का सहारा मानकर दूसरे शहर में चली जाती है, जहां वो एक बहुत ही प्यारे से लड़के को जन्म देती है और उसकी परवरिश में ही अपना सारा जीवन काट देती है। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद भी वो अपने इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके लड़के को उसके पास्ट के बारे में पता चल जाएगा तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। प्रेमलता अपनी बहू को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताकर जैसे ही गेट की तरफ देखती है तो वहाँ अपने बेटे हितेश को देखकर दंग रह जाती है और कहती है, बेटा तू कब आया? तूने कुछ सुना है क्या? माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपने अपने पास्ट के बारे में जो कुछ बताया मैं सब सुन चुका हूँ। माँ, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतना गलत हुआ आपके साथ, फिर भी आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। आखिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगा? जो कुछ भी हुआ है वो बस समय की गलती थी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो आपका पास्ट है और आप उसे भूल जाइए। हितेश जी बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो उन इंसानों की है जो आपको ऐसे छोड़कर चले गए। बेटा मुझे अब कोई दुख नहीं है। अगर तुम दोनों मेरे साथ हो, बस यही डर खाया जा रहा था कि सब कुछ जानने के बाद तुम दोनों कहीं मुझे छोड़कर न चले जाओ। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे लिए बस यही सच है कि आप हितेश की माँ हैं और मेरी सासू माँ है। इससे ज्यादा मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ, रिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। आज के बाद आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। अपनी बहू और बेटे की बात सुनकर प्रेमलता अपने अतीत के बोझ से और डर से आजाद होकर अपने दुखों को भुलाकर अपने बहू बेटे के साथ अपने आगे के जीवन को खुशी खुशी बिताने लगती है। अवनी और आंचल दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी, जिनका खाना, घूमना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ में था। समय के साथ साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी से कुछ दिन पहले आंचल अवनी के घर जाती है और जहां उसकी पहली नजर उसके भाई अमर पर पड़ती है, जो अपनी मुंह बोली बहन की शादी में उसके घर आया हुआ होता है। अमर को देखकर आंचल अवनी से बोलती है, ये कौन है?
मैंने तेरे घर में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तू इसे देखेगी तब ना जब ये यहाँ रहता होगा। मतलब ये कि ये मेरी दूर की मासी का लड़का है और मेरा मुंह भोला भाई है। पर तूने कभी बताया नहीं इसके बारे में, और ना ही मैं कभी इनसे मिली हूँ। मैं तो तेरे घर में सबको जानती हूँ। हाँ, नहीं बता पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये बंदर लंदन से यहाँ मेरी शादी में आएगा। हम बहुत छोटे थे जब मासी अमर को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गई। ओह, तो ये बात है। ये बोलकर आंचल अमर को देखने लगती है, जहाँ अमर कुछ मिठाइयों के डब्बे को लेकर अंदर रख रहा होता है। उसको अवनी के घर में काम करता देखकर आंचल अवनी से बोलती है, तेरा भाई कितना संस्कारी है। अच्छा, तुझे कैसे पता? वो तो तू खुद देख लेना कि लंदन से पढ़ने लिखने के बाद भी उसमें इंडिया वाले सारे संस्कार हैं। तू बोलना क्या चाहती है? अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, छोड़ ना तू, चल अंदर बैठ, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं। इतना बोलकर आंचल जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगती है कि उसकी टक्कर अमर से हो जाती है और अमर उसको गिरने से बचा लेता है और अपनी बाहों में भरकर उससे बोलता है, मोहतरमा जी जरा आराम से चलिए, शादी का घर है, अगर चोट लग गई तो एंजॉय नहीं कर पाओगी। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये बोलकर अमर उसको छोड़ देता है और आंचल नीचे जमीन पर गिर जाती है और उससे बोलती है, तुम पागल हो क्या? क्यों? पागल नहीं हो तो फिर मुझे नीचे क्यों गिराया? मैंने कहाँ गिराया, गिरी तो तुम खुद हो। डफर कहीं के, छोड़ा क्यों मुझे? ना तुम मुझे छोड़ते ना मुझे चोट लगती। मैडम, आपने ही मुझे बोला था कि मैं आपको छोड़ दूं। अगर आप ना बोलती तो मैं आपको हमेशा अपनी बाहों में ऐसे ही पकड़ कर रखता। इतना बोलकर अमर वहाँ से चला जाता है और अवनी उसको उठाकर अपने रूम में ले जाती है और उसकी कमर पर बाम लगाते हुए बोलती है, वैसे मेरे भाई के संस्कार कैसे लगे? बेटा, मेरा मजाक बना रही है तुम? हाँ। अच्छा जी, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, अब तू मेरी ननद बनने के लिए तैयार हो जा। अब देखना कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी ननद बनेगी और कैसे मैं तेरे छोटे भाई को अपनी उंगली पे नचाऊंगी। अच्छा, मेरा भाई तुझे इतना पसंद आ गया? हाँ, बहुत। इसी तरह दोनों दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रही होती है और अमर उनके रूम के बाहर की ओर से किसी काम से जा रहा था और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की मस्ती को देखने लगता है और उन दोनों की मस्ती को देखकर अमर भी आंचल को पसंद करने लगता है, जिसके बाद अमर पूरी शादी में आंचल के आसपास ही रहता और उसको तंग करता। देखते ही देखते अवनी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अवनी आंचल को गले लगाकर रोने लगती है और आंचल अवनी से बोलती है, छोड़ के जा रही है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को? अच्छा, तेरे कोई देवर नहीं है क्या? नहीं, पर तू ये क्यों पूछ रही है? अरे यार, अगर तेरा कोई देवर होता तो मैं उससे शादी कर लेती ना और तेरी देवरानी बन जाती। फिर शादी के बाद भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ साथ रहते। पर तू तो मुझे अपनी ननद बनाना चाहती थी ना, फिर अब अपनी जेठानी क्यों बनाने की सोच रही है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा तू जा, मैं तेरे मुँह बोले भाई को ना पटाने की कोशिश करती हूँ ताकि तू मेरी ननद बन सके और शादी के बाद भी हम साथ में रहे। उन दोनों का ये ड्रामा देखकर अमर को हंसी आ रही होती है। साथ ही अपनी बहन को विदा करने पर उसको रोना भी आ रहा होता है। पर ये सब सुनकर अमर की माँ कुंती को गुस्सा आ जाता है और अवनी के विदा होते ही जब आंचल अपने रूम में जाकर अपने घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है, तभी कुंती आंचल के रूम में जाकर उससे गुस्से में बोलती है, ए लड़की, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुझे देख रही हूँ कि तू किस तरह मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। अभी भी बाहर मैंने तुझे देखा और तेरी सारी बातें सुनी हैं। आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो ये सब बस अवनी को हंसाने के लिए बोल रही थी। जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। पर आंटी, बहुत हुआ तेरा आंटी का गान। अब जल्दी से सामान पैक कर और निकल यहाँ से, और याद रखना आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कुंती आंचल को अकेले में बुरा भला सुना ही रही होती है, पर अमर ये सब कुछ सुन लेता है और वो कमरे के अंदर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप कौन होती हैं आंचल को इस घर में आने से रोकने वाली? और आपको किसने बोला कि आंचल मुझ पर लाइन मार रही है? अमर, अभी तू बच्चा है और तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता।
माँ, मैं आपकी नजरों में भी बच्चा जरूर हूँ, पर मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ कि मैं ये ना देख पाऊँ कि आप किस तरह बिना किसी गलती के आंचल को भला बुरा सुना रही हैं। तभी वहाँ आंचल आकर बोलती है, अमर जी प्लीज आप मेरी वजह से अपनी माँ से बहस मत कीजिए। वैसे भी मेरी दोस्त अवनी थी जो अब इस घर से विदा होकर जा चुकी है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आंटी जी वैसे भी मैं यहाँ से जा ही रही थी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर आंचल अपना बैग लेकर अपने घर चली जाती है और उसके जाने के कुछ दिन बाद अवनी पग फेरे की रस्म के लिए घर आती है और घर आते ही वो आंचल को कॉल करके उससे बोलती है, तुझे पता था ना कि आज मैं घर आ रही हूँ, फिर तू मेरे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? अरे यार वो मैं आ रही थी, पर फिर मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं आ नहीं पाई। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे तेरे ससुराल में मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर आंचल अवनी का कॉल रख देती है और अमर अवनी को उदास देखकर उसे सारा सच बता देता है और उससे बोलता है, मैं आंचल से प्यार करता हूँ, पर माँ आंचल को अपनाना नहीं चाहती। अवनी अब तू ही कुछ कर सकती है। मेरे जाते ही इतना सब कुछ हो गया और मुझे आंचल ने कुछ बताया तक नहीं। तू मुझे ये बता कि तू आंचल को पसंद करता है या नहीं? तुझे मजाक लग रहा है? तेरी फ्रेंड से पहली नजर वाला प्यार हो गया था मुझे। ठीक है, तू फिर मासी के सामने ना जाकर मरने का नाटक कर। जैसे ही तू मासी के सामने मरने का नाटक करेगा ना, मासी अपने आप ही मान जाएगी। अमर अवनी के कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करता है और अमर की जिद के आगे कुंती को हार माननी पड़ती है, जिसके बाद अवनी अपने भाई और अपनी मासी के साथ आंचल के घर जाती है और उसके घर वालों से उन दोनों के रिश्ते की बात करती है और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवा देती है। जिसके बाद अवनी आंचल को गले लगाकर उससे बोलती है, तू मुझसे मजाक किया करती थी ना कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी ननद बनाएगी। देख आज तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई तेरी ननद। जिसके कुछ ही दिन बाद अमर और आंचल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आंचल अमर और कुंती के साथ लंदन चली जाती है, जहां वो बिना किसी शिकायत के अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी शहर में नंदिता नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसके परिवार में उसके पिता हरीश, माँ उमा और उसका छोटा भाई शुभम था। नंदिता कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसकी हरकतें देखो तो बिल्कुल एक 2 साल के बच्चे के आगे भी फेल थी, क्योंकि उसे बचपन से ही लड्डू खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके मोहल्ले में उसकी पड़ोसन शुभ्रा के घर में किसी खुशी में मिठाइयाँ आती है, जिसे शुभ्रा पूरे मोहल्ले के घरों में बांटती है और वो नंदिता की चौखट पर आकर बोलती है, अरे ओ माँ बहन जल्दी बाहर आओ, लड्डू लेकर आई हूँ, देर मत करो, बाकियों को भी देना है। जैसे ही शुभ्रा की बात नंदिता के कानों में जाती है तो वो दौड़ती हुई घर की चौखट पर आकर बोलती है, आओ शुभ्रा आंटी जी, माँ अंदर है, काम कर रही है। अरे वाह, ये तो मोतीचूर के लड्डू है, आप मुझे दे दीजिए, मैं ही दे दूंगी माँ को। नंदिता के कहने पर शुभ्रा उसे 4 लड्डू देते हुए बोलती है, याद से दे दियो नंदिता, ठीक है मैं चलती हूँ। शुभ्रा उसे लड्डू देकर चली जाती है। जिसके बाद नंदिता उन लड्डुओं को लालच भरी नजरों से देखकर चोरी से छुपकर अपने कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, अरे वाह नंदिता, कितना तेज दिमाग है तेरा, किसी को भी बिना बताए तो लड्डू सीधा अपने कमरे में ले आई। अब इससे पहले कि सौरभ आ जाए और तुझसे लड्डू मांगने लगे, जल्दी से सारे लड्डू खा जा। हाय लड्डू कितने प्यारे हैं। इतना बोलकर नंदिता मोतीचूर के लड्डू खाने लगती है और वो 3 लड्डू खा चुकी होती है कि तभी उसका भाई उसके कमरे में आता है और नंदिता उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओहो तो तू आ ही गया मेरी जासूसी करता करता, देख ही लिया तूने। हाँ दीदी देख तो लिया, लेकिन मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास ये लड्डू आए कहाँ से? सौरभ के सवाल सुनकर नंदिता सोचने लगती है और बात को पलटते हुए बोलती है, तू बस आम खाना, कुट लिया क्यों गिन रहा है, और ये ले आधा लड्डू और रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। नंदिता सौरभ को आधा लड्डू देकर उसके कमरे से जाने को बोल देती है और सौरभ के जाने के बाद वो आधा लड्डू भी खा जाती है। जिसके बाद वो खुद से बोलती है,
अरे ये मैंने क्या किया, अपने साथ साथ माँ और पिताजी के हिस्से के भी सारे लड्डू खा गई मैं तो। खैर अब सोचने से या कहने से होगा क्या। इतना बोलकर नंदिता लड्डू खाकर कॉलेज चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली मीना कुटी उसे आता देखकर बोलती है, अयो रामा, नंदिता आ गई तुम। देखो मैं केरल से तुम्हारे वास्ते क्या लाई है। क्या लाई है तो मेरे लिए केरल वाली दोस्त, जल्दी से दिखा मुझे। नंदिता के कहने पर उसकी सहेली मीना कुटी उसे टिफिन खोलकर अपनी माँ के हाथ के बने नारियल के लड्डू दिखाती है, जिसे देखकर नंदिता बोलती है, अरे ये क्या है मेरी मीना? नंदिता, ये ना नारियल के बने हुए लड्डू है जो मैं खास तुम्हारे वास्ते केरल से लाई हूँ, खाओ ना। लड्डू की बचपन से ही नंदिता बहुत शौकीन थी। वो टिफिन से एक लड्डू निकालकर खाने लगती है, जिसके बाद वो मीना को बोलती है, अरे वाह मीना, क्या लड्डू है, इसे खाते ही मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। इतना अच्छा स्वाद आज से पहले मैंने कभी चखा ही नहीं। और तुझे तो पता है ना कि मैं लड्डू की कितनी ज्यादा शौकीन हूँ। थैंक यू यार। मैं जानती थी नंदिता कि तुझे ये नारियल के बने लड्डू बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे, और मेरी अम्मा ये लड्डू बनाती ही अच्छा है। और रही बात इसके अच्छे टेस्ट की, तो अम्मा इसके इस अच्छे टेस्ट के लिए इसमें काजू, बादाम, मिल्क बहुत कुछ डालकर इसे बनाती है, इसलिए ये इतना टेस्टी है। हाँ मीना, सच में यार, वाकई बड़ा टेस्टी लड्डू है। जल्दी से एक और दे दे मुझे। नंदिता की बात सुनकर मीना हंसते हुए उसे बोलती है, अयो नंदू, मैं ये सारे नारियल के लड्डू सिर्फ तुम्हारे वास्ते ही लाई हूँ। तुम ये टिफिन घर ले जाओ, जब ये लड्डू खत्म हो जाए तो मुझे मेरा टिफिन वापस दे देना। क्या सच में मीना, ये सारे लड्डू मेरे लिए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू। इस तरह मीना के दिए हुए लड्डू को नंदिता कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद अपने बैग में रखकर घर ले जाती है, जहां अपने कमरे में जाकर नंदिता उन लड्डुओं को अपने कबर्ड के कपड़ों के नीचे छुपा देती है और बोलती है, इस बार ना तो सौरभ मेरी जासूसी कर पाएगा और ना ही नारियल के लड्डू को ढूंढ पाएगा, और मैं रोज रोज खाऊंगी। इस तरह नंदिता उन नारियल के लड्डुओं को कबर्ड में छिपाकर रख देती है, और तभी उसकी माँ उमा उसे आवाज लगाती है, ओ नंदिता, बाहर आ, क्या कर रही है कमरे में? आजा जल्दी, खाना खा ले। तभी नंदिता जल्दबाजी में कमरे से निकलते हुए बाहर आते हुए बोलती है, आ गई माँ, बोलो क्या हुआ? क्या हो गया है का क्या मतलब है? तुझे भूख नहीं लगी क्या? जल्दी से खाना खा ले। अपनी माँ की जबरदस्ती के कारण लड्डू खाने वाली नंदिता ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना खाती है, और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए भी उसका सारा ध्यान और टेस्ट केवल उन नारियल के बने लड्डू पर होता है, और इस कारण वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाती है, जिसके बाद उसकी माँ बोलती है, क्यों रे नंदिता, तुझे सिर्फ आधी रोटी की भूख थी? सॉरी माँ, मुझे भूख कम थी इसलिए। इतना बोलकर नंदिता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और कबर्ड से नारियल के लड्डुओं को निकालकर टिफिन में से एक नारियल का लड्डू खाने लगती है और बोलती है, अरे यार, ये लड्डू तो इतने ज्यादा टेस्टी है कि एक खाकर तो मेरा कुछ बनता ही नहीं है। दिल करता है सारे खा जाऊं, लेकिन फिर ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे। खैर, बात की बाद में सोचेंगे, अभी तो मैं जी भर के खाऊंगी। इतना बोलकर नंदिता और नारियल के लड्डू खाते हुए बोलती है, यार, ये नारियल के लड्डू जितने टेस्टी है ना, उतना ही पसंद मुझे इसका सफेद रंग भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमर हो। इतना बोलकर नंदिता लड्डू खाकर उन्हें कबर्ड में रख देती है और सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह होती है और नंदिता उठकर सबसे पहले अपने लड्डू चेक करती है, और जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है और नाश्ता किए बिना ही बस लड्डू खाकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस तरह वक्त बीतता है। नंदिता डेली थोड़ा सा नाश्ता करके ही अपना लड्डू से ही पेट भरा करती और कॉलेज जाया करती, जहाँ मीना उसे बोलती है, अयो नंदिता, तुम आज मेरा टिफिन लाई हो कि नहीं? अरे, कल या परसों जब टिफिन खाली हो जाएगा ना तो ले आऊंगी। नंदिता की बात को सुनकर मीना उसे बोलती है, क्यों, लड्डू खत्म हो गए क्या जी? हाँ हाँ, कल तक खत्म हो जाएंगे। तुम इतने सारे लड्डू इतनी जल्दी खा गई? अरे यार, वो इतने टेस्टी है कि एक खा के मेरा कुछ होता ही नहीं है। जब भी खाने के लिए एक उठाती हूँ, 2-4 और खा जाती हूँ, इसलिए कल तक खत्म हो जाएंगे। अरे तुम उसे जल्दी खाओ या धीरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बात बस इतनी है कि वो लड्डू तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे।
वो मैं और मेरी अम्मा केरल से बना के लाए थे, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ बहुत ही ज्यादा होते हैं और वहाँ नारियल भी सस्ते होते हैं, समझी? हाँ, लेकिन उसे हम अपने घर में भी तो बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, लेकिन हर कोई उसे अच्छे टेस्ट के साथ नहीं बना सकता। अरे कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास खाने के लिए है, मैं तो आगे की सोच रही थी। इतना बोलकर वो दोनों कॉलेज की क्लास में पढ़ाई करने जाते हैं और कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद नंदिता अपने घर जाती है, जहां वो अपने कमरे में जाकर नारियल के लड्डू चेक करती है और फिर अपने टिफिन को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, माँ जल्दी आओ यहाँ, कहाँ हो आप? क्यों चिल्ला रही है इतना? क्या हुआ, बोल अब। माँ, मेरे कबर्ड में इस टिफिन के अंदर नारियल के लड्डू रखे हुए थे, वो यहाँ पर नहीं है। और सौरभ कहाँ पर है? यही कहीं होगा। नंदिता को सौरभ पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आग बबूला होकर सौरभ का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में शाम होती है और सौरभ घर आता है। उसके आते ही नंदिता उसे गुस्से में जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं नहीं थी तो छुपके से मेरे कमरे में गया और तू लड्डू खा गया, चोर कहीं का। दीदी ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अगर मैंने आज आपके नारियल के लड्डू खा लिए तो मैं चोर हो गया, और उस दिन जब आंटी के दिए लड्डू आपने हमसे छुपकर खाए थे, वो क्या? माँ, इसे समझा लो, वो मेरी सहेली मीना कुटी ने केरल से लाकर दिए थे लड्डू मुझे, और ये खा गया। अब मैं क्या खाऊंगी? अरे पगली, रो मत, मैं तेरे लिए वो लड्डू वैसे ही बना दूंगी। उमा अपनी बेटी को समझाकर नारियल के लड्डू का सामान मंगवाकर उसके लिए लड्डू बनाती है और देखते ही देखते वो बहुत सारे लड्डू बना देती है और नंदिता उसे टेस्ट करके बोलती है, वाओ माँ, आपने तो बिल्कुल मीना की माँ की तरह टेस्टी लड्डू बनाए हैं, थैंक यू। ले, बना दिए मैंने तेरे लड्डू, और अब तू इन्हें 6 महीने भी खाएगी ना तो भी कम नहीं पड़ेंगे। पर आज के बाद सौरभ पे हाथ मत उठाइयो। ओके ओके, समझ गई। और इस तरह लड्डू की शौकीन नंदिता को अपनी माँ के हाथ से बनाए ढेर सारे लड्डू मिल जाते हैं, और जिसके बाद वो अपने भाई सौरभ से माफी मांगती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।